यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसमें हमारा टॉपिक है व्हाट इज द इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स मे एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। जब कोई पर्टिकुलर गुड्स का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो जाता है डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा, मींस जितनी हमारे देश की डिमांड है, कंजम्पशन है, उससे अधिक हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, सरप्लस में प्रोडक्शन हो जाता है। उस केस में हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ पर? फॉरेन कंट्रीज़ में। यही हमारा क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इन ब्रॉड सेंस, व्हेन वी import and export of surplus goods to the foreign countries is called foreign trade. Understood? जब हम कोई भी surplus goods and services इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से? फॉरेन कंट्री से, वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। हम इंपोर्ट कब करेंगे? जब हमारे यहाँ उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी या उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता होगा। एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब हमारे यहाँ सरप्लस में प्रोडक्शन होगा किसी प्रोडक्ट का। अंडरस्टूड? तो हम ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए, हमारे इंडिया में कोई गुड्स सरप्लस में प्रोड्यूस हुआ है, इट मीन्स वो हमारे देश की क्या है? स्पेशलाइजेशन है। और हमारी स्पेशलाइजेशन को एक पहचान मिलती है कहाँ पर? ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन मिलती है हमारे गुड्स को, तभी हम उसको बाहर क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वो सरप्लस में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प फाइंडिंग मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है उस मार्केट को ढूंढने में, कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड में, जहां हम अपना सरप्लस प्रोडक्शन को, आउटपुट को बेच सकते हैं। मींस जो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है उसको हम फॉरेन मार्केट में बेचते हैं, और उस जगह को ढूंढने में हमें क्या मदद करता है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट कंपेटिबली प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक कंट्री। जो हमारे देश में डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? फॉरेन कंट्री से। इंटरनेशनल ट्रेड इज इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल ट्रेड एक मुख्य सोर्स है किसका? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का, जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोमोट इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड से जितने भी कंट्रीज इस ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उनका पीपल्स का लाइफ स्टाइल, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियन लोग जब अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। हम कब उसे यूज़ कर सकते हैं? जब हम उन गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही जब कोई पिछड़ा हुआ देश इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी मार्केट का एक्सपेंशन होता है, विस्तारीकरण होता है, हमारी मार्केट वाइड होती है। वाइड कैसे होगी? जब फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करेगी, अपनी मार्केट स्थापित करेगी, अपने प्लांट्स स्थापित करेगी। इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड से हर इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी जीडीपी में वृद्धि होती है। हर इकोनॉमी मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए एफर्ट्स करती है सो दैट वो एक्सपोर्ट कर सके, कहाँ पर? फॉरेन कंट्रीज में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इससे पहले हम बात करेंगे इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस इंडिपेंडेंस के समय हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी? इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमारा शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश यूज आर नेचुरल रिसोर्सेज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द डोमेस्टिक इंटरनल इंडस्ट्रियल आउटपुट। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती थी, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती थी
और हमारे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करके उल्टा इंडिया को ही एक्सपोर्ट करती थी। बिसाइड यूज ऑफ रॉ मटेरियल द इंडियन इकोनॉमी वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड एज ए मार्केट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। देखिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वो हमारी ही सोर्सेज को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके और हमें ही इंडस्ट्रियल गुड्स तैयार करके हमारे रॉ मटेरियल से हमें सप्लाई करते थे और हमारा शोषण करते थे। सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गेव सम इम्पल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। जब हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाने लगा, किसके द्वारा? हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा शोषण कर रही थी, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं उससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में वृद्धि हो रही थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। आज़ादी की संध्या पर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? फेवरेबल था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड? तो जो उसका बैलेंस था वो क्या था? फेवरेबल था। फेवरेबल कब होता है? फेवरेबल तब होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम। इन 1946-47 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट वर एस्टिमेटेड ₹31 करोड़। 31 करोड़ का हमें फ़ायदा था किसमें? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से। कब? 1940 और 47 में। एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द ब्रिटेन। ये जो हमारा ब्रिटेन के साथ में व्यापार का निर्देशन था, ये उसी का नतीजा था। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी एज अवर एक्सपोर्ट इंक्लूड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल वायर इंपोर्ट इंक्लूड लार्जली ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मीन्स कि विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इतना खराब था हमारा उस समय का कि हम लोग एक्सपोर्ट तो करते थे रॉ मटेरियल जो बहुत ज़्यादा सस्ता होता था और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड जो बहुत कॉस्टली होता था, जो हमारी इकोनॉमी को लॉस में पहुंचा रहा था। मींस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी वो हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा था। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी आज़ादी के बाद? मींस जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारा फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी? अंडर प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड नोटिसेबल चेंज। जब हमारे देश में 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट होने लगे उसके बाद हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, बहुत ही फेवरेबल चेंज देखने को मिला। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो 6,700 करोड़ से बढ़कर कहाँ पहुँच गया था? 2,21,91,132 करोड़ में पहुँच गया था। आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्लान में हम यहाँ थे और 12th प्लान में हम यहाँ हैं। तो कितनी बड़ी हाइक हमारे फॉरेन ट्रेड में देखने को मिली। ये किसकी वजह से मिली? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, बिकॉज ऑफ प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। अंडरस्टूड? देखते हैं अब नेक्स्ट। अ परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज़ बीन हाई ओइंग टू द बेस इफेक्ट। बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही, दोनों की ही परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी। शुरुआत में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लो था, बट बाद में दोनों में ही बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। कुछ समय बीत जाने के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। हमारा जो शेयर था ग्लोबल ट्रेड में वो डिक्लाइन हो चुका था, मींस वो घट चुका था। वो 1.8% से 0.5% पे आ चुका था। नेक्स्ट है, इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ टेंड टू इम्प्रूव। ये जो चेंज देखने को मिले, ये मिले हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड में इम्प्रूव हुआ, हमारे फॉरेन ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हुआ। अगेन इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट। ये जितने भी चेंजेस देखने को मिले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये किसके प्रयास से मिले? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इससे ही हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में बहुत फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट है, फॉरेन ट्रेड
नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी आर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम किन गुड्स और सर्विसेज का, किस टाइप के गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करें कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो किस प्रकार के गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इट इज ओइंग टू द फैक्ट हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था उसकी परसेंटेज में बहुत गिरावट देखने को मिली। इंडिया स्टार्टेड इट्स फार्म प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमने जो रॉ मटेरियल हमारे ब्रिटिश लोग पहले बाहर ले जाते थे, आफ्टर इकोनॉमिक प्लानिंग हमने अपने रॉ मटेरियल को, अपने एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को खुद ही अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो अपने आप में एक गुड साइन था। किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। ए सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज रेज्ड टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट। हमारी इंडिया की जनसंख्या भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन फार्म प्रोडक्ट्स की बढ़ रही थी। इसी वजह से हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, कम कर दिया था। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। जो हमारे ज़रूरत के सामान हैं उनका भी हमने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया था बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर हमारे आते हैं टी, जूट, फूड ग्रेन, मिनरल्स। इनकी हमारी जो डिमांड थी, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी इंडिया के अंदर, वो बढ़ गई थी, इसलिए हमने इसका जो एक्सपोर्ट था वो कम कर दिया था। अ परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैज़ एक्सपोर्ट टेंड टू राइज। हमने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा दिया था। बच्चों ओवरऑल जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम लोगों ने अपना जो रॉ मटेरियल था उसको अपने ही देश में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। रॉ मटेरियल मतलब फार्म प्रोडक्ट्स, जो हमारे एग्रीकल्चरल आइटम्स है, उनको हमने एज ए रॉ मटेरियल अपने देश में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और उनका एक्सपोर्ट कम कर दिया था, बंद कर दिया था। वहीं हम लोग एक्सपोर्ट सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करने से हमें इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो कॉस्टली बिकता है और वैल्यूएबल होता है। और वहीं अगर रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, फार्म प्रोडक्ट्स हमारे खुद के रिसोर्सेज है, उन्हें हमें खुद ही यूज़ करना चाहिए अपनी डोमेस्टिक डिमांड में, और उन्हें यूज़ करना चाहिए फिनिश्ड गुड को तैयार करने में। इसलिए कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमने रॉ मटेरियल अपने इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रोडक्शन में यूज़ किया और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियो में। तब तक आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए और तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।